तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में कि बेसिकली अस्थमा होता क्या है और जब अस्थमा हो जाता है तो उसमें हम लोग कौन कौन सा ड्रग चला सकते हैं या फिर किस कंडीशन में कौन सा ड्रग चलाना चाहिए, अस्थमा को कब कब रोका जा सकता है। तो बेसिकली हम लोग सबसे पहले समझेंगे ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में कि अस्थमा होता क्या है। बहुत लोगों ने सुना होगा या फिर आपने बहुत सारे मूवीज़ में देखा होगा कि मूवीज़ में ज़्यादातर जो ओल्ड पर्सन होते हैं वो अस्थमा के चलते क्या होता है, उनका डेथ हो जाता है। कैसे डेथ होता है, उनको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होने लगता है, ठीक से उनके अंदर जो उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम है ठीक से काम नहीं कर पाता है। तो जो एयर होता है वो ठीक से अंदर नहीं जा पाता है, इसलिए उनका सांस फूलने लगता है। ठीक, बॉडी भी थोड़ा फूलने लगता है, सूजने लगता है। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, अस्थमा बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए अस्थमा के बारे में बेसिकली लिखा क्या है। ठीक, द ब्रोंकियल अस्थमा इम्पेयरमेंट ऑफ एयर फ्लो, मतलब जो हमारा एयर फ्लो होता है उसमें दिक्कत होने लगता है हमारे अस्थमा में। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जैसे कि हम नोज़ के थ्रू क्या करते हैं, एयर अंदर जाता है। ठीक, उसके बाद अंदर लंग्स में ब्रोंकियोलस क्या करता है, उसको O2 CO2 एक्सचेंज करता है। इसी तरह हम लोग का रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क करता है। तो उसी में एयर फ्लो में ही हम लोगों को प्रॉब्लम होने लगता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अस्थमा बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, जो हमारे ब्रोंकियोलस होते हैं ना, उनके जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक, जैसे कि हाँ, चलिए देखिए आप यहाँ पे, जैसे कि ये हमारा ब्रोंकियोलस हो गया। ठीक, ये जो है यहाँ पे हमने 3 फिगर बना रखा है, यहाँ पे आप ठीक से समझिए। जैसे हमारा ब्रोंकियोलस हो गया, यहाँ से हम लोग का ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, यहाँ से आपका O2 आता है और CO2 एक्सचेंज करता है। ठीक, उसके बाद फिर पूरे बॉडी में वर्क करता है। तो ये हमारा नॉर्मल एयर वे हो रहा है। ये जो हमारा मसल्स है, ये जो इसके आसपास आपको जो दिख रहा है, ये क्या है, हमारा मसल्स है। इसके आसपास मसल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो अंदर है ये छिद्र होता है जिससे हमारा एयर फ्लो करता है। ठीक, ये हमारा नॉर्मल एयर वे हो रहा है। अब इस केस में अगर आप देखिएगा तो ये थोड़ा थोड़ा सिकुड़ा सिकुड़ा टाइप लग रहा है, मतलब इस केस में किसी भी पर्सन को अस्थमा हो गया है, ये जो मसल्स हैं ये और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मतलब आपस में सिकुड़ रहे हैं। इसी को क्या अस्थमा में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स। जो ये मसल्स होते हैं वो और भी ज़्यादा क्या करते हैं, सिकुड़ने लगते हैं, जिससे कि एयर फ्लो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, सांस लेने में परेशानी होने लगती है। और ये जो कंडीशन ये आपको दिख रहा है, इसमें काफ़ी ज़्यादा सिकुड़ चुका है, जो हम लोग का मसल्स है काफ़ी ज़्यादा पास पास आ चुके हैं। तो इसमें जो अटैक आता है अस्थमा का ना, उस टाइम का ये फिगर आप बोल सकते हैं कि इससे मतलब एयर जो है वो पास नहीं कर पा रहा है अंदर। ठीक, अकर ड्यू टू इन्फ्लामेशन, जो हम लोग का अस्थमा होता है वो ज़्यादातर इन्फ्लामेशन के चलते होता है। ठीक, जैसे कि धूल मिट्टी पॉल्यूशन, बहुत लोगों को एलर्जीज होती हैं, उसकी वजह से भी हम लोग का अस्थमा हो जाता है। जैसे किसी को धुआं पसंद नहीं है, धुआं मतलब आप लोग क्या, आग लगा है आप वहाँ पर चले जाएंगे, आपको ऐसे ही खांसी सर्दी आने लगेगा। ठीक, उसके चलते भी आप लोगों का अस्थमा हो जाता है। इंक्रीज्ड ब्रोंकियल मसल्स प्रोडक्शंस, जो हम लोग का ये मसल्स है ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। और जो हम लोगों का एयर फ्लो का जो रास्ता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होने लगता है, जिससे कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है। तो ये हम लोगों का टोटल टॉपिक रहा ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में। अब ये समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। ओके, लेट्स गो। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को समझना है कि ये जो अस्थमा होता है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले जब हमारा एंटीजन हमारे बॉडी में क्या करेगा, इंटर करेगा, उसके बाद क्या होगा, इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ IgE एंटीबॉडीज, मतलब वो एंटीबॉडीज जनरेट करेगा। ठीक, जब एंटीबॉडीज जनरेट हो जाएगा तो हमारा एंटीजन और एंटीबॉडीज जो होता है वो आपस में रिएक्शन करता है। उसके बाद हम लोगों का क्या, मास्ट सेल बनता है। मास्ट सेल में ही लगभग हम लोगों का पूरा इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस होता है। उसके बाद मेडिएटर से लीड्स होता है, उसके बाद इन्फ्लेमेशन होता है, जिसके चलते हम लोग का इन्फ्लामेशंस, उस जिसके चलते हम लोग का क्या होता है, अस्थमा क्या हो जाता है। ठीक, इसको वैसे उतना पढ़ना नहीं है, लेकिन आप लोग इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। हम लोग बेसिकली इसमें पढ़ेंगे कि कौन कौन सा ड्रग्स यूज़ करते हैं, उसके बाद इसके सिम्टम्स कॉजेज लगभग सब आगे थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। ठीक, तो देखिए जैसे कि इसमें कौन कौन सा कब कब हम लोग इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इसमें आगे आप लोगों को बताया गया है कि आप लोग कहाँ कहाँ अस्थमा को ट्रीट कर सकते हैं, मतलब किस लेवल पे ट्रीट कर सकते हैं, अपर से लो पूरा लेवल हम आपको अभी बताएंगे। ठीक, चलिए तो देखिए एक नंबर में सबसे पहले यहाँ पे आप देखिएगा कि प्रिवेंशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ठीक, अगर ऐसा हो कि जैसे हम लोगों के अंदर हम लोग का एंटीजन आया, ठीक, वो एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन ही ना करे तो वहीं पे आप लोगों का अस्थमा खत्म हो जाएगा। ठीक,
जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ, हम लोग इस रिएक्शन को ही रोक लेंगे। उसको कैसे रोकेंगे भाई? अवॉइडेंस ऑफ एंटीजन्स, मतलब उसका रिएक्शन नहीं होने देंगे, हाइपर सेंसिटाइजेशन कर देंगे जिससे कि हम लोग का उन दोनों का रिएक्शन ना हो। ये तो हमारा पहला उपचार हुआ। दूसरा उपचार क्या होता है? इन्फ्लामेशन ब्रोंकियल हाइपर रिएक्टिव, वो काफ़ी ज़्यादा हाइपर रिएक्टिव होता है, जैसे कि उसको हम लोग रोक सकते हैं किसी लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड से। कॉर्टिकोस्टेरॉइड से आप लोगों ने इसके पहले भी पढ़ा होगा या फिर बी फार्मा शायद 5th सेम में है, 5th सेम में होगा, ठीक, कि उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ज़्यादातर इन्फ्लामेशन के केस में यूज होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है। अस्थमा में यूज़ होता है, ठीक, एरेथमिया में यूज़ होता है आप लोगों का कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, इसके लिए हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद प्रिवेंशन द रिलीज ऑफ मेडिएटर्स, अगर हम मेडिएटर्स ही ना बनने दें अपने बॉडी में तो फिर वो कैसे अपना रिएक्शंस करेगा, ठीक। तो मेडिएटर को कैसे रोक सकते हैं? मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स, जब हम लोगों का मास्ट सेल भी उसको क्या करते हैं? स्टेबलाइज कर देंगे, ठीक, उसको भी नहीं बनने देंगे तो हम लोग का अस्थमा क्या होगा? वो नहीं होगा, वो वहीं पे रुक जाएगा। चौथा हम लोगों का आता है न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक, सिंपैथोमिमेटिक का यूज करके हम लोग अस्थमा को रोक सकते हैं। डायरेक्टली एक्टिंग ब्रोंकियोडाइलेटर्स, जैसे कि हम लोग का बहुत सारा ऐसा डस्ट पार्टिकल्स जो होता है जो अंदर चला जाता है, ठीक, और वो डायरेक्ट एक्टिंग करता है हमारे लंग्स पे, उसको रोक सकते हैं, ठीक। मिथाइल सेंट, हाँ, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या आता है? कॉन्स्ट्रिक्टर न्यूरोट्रांसमीटर, मतलब इसको भी ब्लॉक कर सकते हैं अगर हम लोग का मसल्स जो होता है वो कॉन्स्ट्रिक्ट ना करे, ठीक। तो हम लोग का रिलैक्स काफ़ी होगा, हम लोग का एयर फ्लो जो होता है वो काफ़ी अच्छे से होगा, ठीक। उसको कैसे कर सकते हैं? एंटीकोलिनर्जिक एजेंट से उसको कर सकते हैं। उसके बाद न्यूरोट्रलाइजेशन ऑफ आईजीई, जो हम लोग का ये होता है उसको उसके थ्रू भी कर सकते हैं। ये जो ड्रग है इसको डिटेल्स में हम जस्ट अभी आपको आगे पढ़ाएंगे कि इसका कौन से क्लास का ये ड्रग होता है और कौन इसका सब क्लास क्या क्या होता है, ठीक, और ये कब और कैसे हम लोग का यूज़ करना है, जस्ट अभी आगे इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। जैसे कि हम लोग का सीधे आ जाते हैं क्लासिफिकेशन पर कि जो हम लोग का ड्रग है क्लासिफिकेशन है किस आधार पर हम लोग कौन सा ड्रग उसको यूज करेंगे। तो जो हमारा सबसे पहले आता है वो आता है ब्रोंकोडाइलेटर्स, जैसे कि हम लोग का जो जैसे कि हम लोग ने जैसे अभी पढ़ा, ठीक, ये हम लोग का हो गया, 1 मिनट, देखिए, जैसे कि ये हम लोग का हो गया, ठीक, ब्रोंक्यूलस हो गया, ये हम लोग का एयर फ्लो का रास्ता हो गया, ये हम लोग का क्या होता है? ये म्यूकस मेम्ब्रेन्स होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है ड्यूरिंग अस्थमा, ठीक। अगर इसको हम लोग को बढ़ाना है तो इसको बढ़ाने के लिए हम लोग कुछ ड्रग यूज़ करते हैं, ठीक। उसमें कौन कौन सा ड्रग यूज़ करते हैं और कौन कौन से सब क्लासेस होते हैं वो देखिए, बीटा टू सिंपैथोमिमेटिक यूज़ करते हैं, मिथाइल जैंथिस यूज़ करते हैं, उसके बाद एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स यूज़ करते हैं। अब जो हम लोग का बीटा टू सिंपैथोमिमेटिक एजेंट्स है ना, उसमें कौन कौन सा ड्रग आता है? इफेड्रिन आता है, साल्ब्यूटामोल आता है, टेरब्यूटोलाइन आता है, साल्मेट्रोल, यहाँ पे एल छूटा हुआ है, ठीक, एल आप लोग लिख लीजिएगा, हाँ, साल्मेट्रोल ड्रग्स होता है। ये कौन से सब क्लास के अंदर आता है? बीटा टू सिंपैथोमिमेटिक के अंदर ही आता है, ठीक। उसके बाद मिथाइल जैंथिस में देख लेते हैं थियोफाइलिन। आप टेंशन ना लीजिए, आगे लगभग एक फिगर के द्वारा भी हम समझाएंगे कि यहाँ पे लगभग कब कैसे यूज करते हैं या फिर कौन इसमें शॉर्ट एक्टिंग है, कौन लॉन्ग एक्टिंग है, कौन ज़्यादा देर तक काम करेगा, कौन कम देर तक काम करेगा, किसको अचानक यूज़ किया जाता है या फिर फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सा होता है, वो सब अभी आपको आगे बताया जाएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, ओके, ठीक। अब आता है एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स, उसको भी जैसे कि अभी हमने बताया कि एंटीकोलिनर्जिक एजेंट देकर भी हम लोग अस्थमा को क्या करते हैं? ट्रीट कर सकते हैं। उसमें कौन सा ड्रग आता है? आइप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड आता है, ट्राइयोट्रोपियम ब्रोमाइड आता है, ठीक। यह हम लोग का क्या होता है? ब्रोंकियोडाइलेटर्स हो गया, ठीक। अब जस्ट इसके बाद हम लोग का जो एक क्लास आता है वो आता है मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स, जैसा ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था। मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स का यूज़ करके हम लोग अस्थमा को क्या करते हैं? ट्रीट कर सकते हैं। तो उसको कैसे कर सकते हैं? उसमें जो हम लोग का ड्रग आता है वो आता है सोडियम क्रोमैग्लाइसिया, उसके बाद आता है नेडोक्रोमिल कीटोटिफेन, ओके। ये हम लोग का ड्रग आता है। बेसिकली आप लोगों को ड्रग थोड़ा बहुत तो याद करना ही पड़ेगा, वैसे ड्रग ही ज़्यादातर पूछता है। जैसे कि आप लोग का एग्जाम हो गया, जीपेट हो गया, बी फार्मा हो गया, अगर आप लोग फार्मेसी कर रहे हैं तो आप लोगों को ज़्यादातर क्या करना है? ड्रग का नाम ही याद करना पड़ता है। जैसे कि अगर ज़्यादातर केस में जो भी हम लोग का जैसे आस्थमा का कोई भी केस हो गया ना, तो जैसे आप लोगों ने मूवी में देखा होगा ना कि एक इस तरह का टाइप का एक क्या होता है? स्प्रे टाइप का होता है, जैसे भी उनको दिक्कत होता है वो क्या करते हैं?
स्प्रे कर लेते हैं माउथ के अंदर, तो उनको क्या होता है, अस्थमा ठीक हो जाता है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें आपका साल्ब्यूटामोल ड्रग प्रेजेंट होता है, जो कि हमारा काफ़ी शॉर्ट एक्टिंग टाइप का ड्रग होता है। ठीक, कुछ देर के लिए होगा, अचानक वो उसी टाइम अस्थमा को क्या कर देगा, ठीक कर देगा, एयर फ्लो क्या कर देगा, ठीक कर देगा। तो ये सब लगभग आपको याद करना पड़ेगा। अभी जस्ट इसके आगे हम लोग बताएंगे भी उसको। ठीक, तो आप ड्रग देखते जाइए, ड्रग का नाम भी लिखते जाइएगा। ठीक, क्लास सब क्लास ड्रग अब लिखते जाइए। उसके बाद आ रहा है हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में एक आता है सिम्पैथ सिस्टमेटिक आता है, एक आता है हिनलेस क्या इनहेलेशनल। ठीक, अब सिस्टमेटिक में क्या आता है, हाइड्रोकोर्टिसोन आ गया, प्रोडनिसोलेन आ गया, बेक्लामेथासोन आ गया, ब्यूडेसोनाइड आ गया। ठीक, ये सब आप लोगों को याद करना पड़ेगा। जस्ट इसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग आ गया, इसका हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ेंगे कि ये कैसे वर्क करेगा हमारे बॉडी पे, कैसे अस्थमा को ठीक करेगा। ठीक है, जस्ट हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। आप अभी सिर्फ ड्रग का नाम लिखिए, ड्रग का नाम याद कीजिए। अब आता है एंटी आईजी एंटीबॉडी आता है। ठीक, इसमें कौन सा एक ड्रग आता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा बार पूछा भी गया है हम लोग के एग्ज़ाम में। ठीक, इसमें आता है ओमालिजुमैब। ओके, ये आप लोग याद कर लीजिए। जस्ट इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी एस्थमेटिक ड्रग, मतलब ज़्यादातर जितने भी एक ही बार में कर दे रहे हैं। ओके, चलिए। ठीक, एक ही बार में पढ़ रहे हैं। जो हम लोग का एंटी एस्थमेटिक ड्रग जो होता है, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, अभी आप लोगों ने जितना ड्रग पढ़ा वो कैसे कैसे वर्क करता है। ओके, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने रिलैक्सेशन लिखा है और यहाँ पे क्या लिखा है, कॉन्स्ट्रैक्शन लिखा है। ओके, तो हम लोग क्या करना है, रिलैक्सेशन करना है। रिलैक्सेशन, जितना ज़्यादा हम लोगों का एयर फ्लो वाला रास्ता खुला रहेगा, रिलैक्स रहेगा, उतना ज़्यादा एयर फ्लो होगा। और जितना ज़्यादा ये और भी ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट होता जाएगा, मतलब एयर फ्लो काफ़ी ज़्यादा नहीं हो पाएगा, तो जिसके चलते हम लोगों को क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। ठीक, तो हम लोग को रिलैक्सेशन की तरफ बढ़ना है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप, जैसे कि एक मिनट इसको हटा दें। चलिए देखिए, जैसे कि एटीपी हो गया, एटीपी से हम लोग का एसी बनता है। ठीक, अब यहाँ पे जो बीटा एगोनिस्ट होता है, यहाँ पे माइनस माइनस का चिन्ह जहाँ पे दिया गया ना, यहाँ पे मतलब उस ड्रग को देकर यहाँ पे इस चीज़ को रोकना है। ठीक, अगर हमने इस चीज़ को CAMP बन गया, ठीक, अगर हमने इस चीज़ को नहीं रोका तो यहाँ पे आके AMP बन जाएगा। AMP बन जाएगा तो हम लोग को उतना कुछ फ़ायदा होगा नहीं। बीटा एगोनिस्ट क्या करता है, AC के जो फॉर्मेशन होता है उसको बढ़ा देता है, CAMP बढ़ जाता है, उसके बाद क्या सीधे ब्रोंकियल लाइन पे जाके इफेक्ट करता है, उसके बाद हम लोग का रिलैक्सेशन होने लगता है। ये तो हम लोग का होता है बीटा एगोनिस्ट का। ठीक, अब ठीक, यहाँ पे आप लोगों ने थियोफाइलाइन पढ़ा था। थियोफाइलाइन कौन से ड्रग्स में आता है आप लोगों का पता है, आप लोगों को मेथाइल जैनथाइंस आप लोगों ने पढ़ा था। ठीक, जस्ट अभी इसके ऊपर पढ़ा था। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे आता है ल्यूकोट्राइंस यहाँ पे ये रिलैक्सेशन का काम करता है। ठीक, तो यहाँ पे जो हम लोग का लिकोट्राइंस, ये जो हम लोग का लिकोट्राइंस ड्रग प्रेजेंट है, तो लिकोट्राइंस क्या करता है, लिकोट्राइंस हमारे बॉडी में जाता है, हम लोग का जो बॉडी होता है, ये जो मसल्स होता है उसको और भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है, म्यूकस से इंक्रीज हो जाता है और भी ज़्यादा बढ़ने लगता है, जिससे कि हम लोग का एयर फ्लो काफ़ी ज़्यादा रुक जाता है, एयर फ्लो ठीक से नहीं हो पाता है। इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं लिकोट्राइन एंटागोनिस्ट, जिससे कि इसका इफेक्ट ख़त्म हो जाए और जो हमारा बॉडी है वो रिलैक्सेशन की तरफ बने। ठीक उसी तरह एड्रीनोसिन एडेनोसिन होता है। ठीक, एड्रीनो नहीं होता है। ठीक, तो ये भी हमारा सेम वही काम करता है, हमारे मसल्स के फॉर्मेशन को इंक्रीज कर देता है, कॉन्ट्रैक्शन कर देता है, तो हम लोग का ठीक से वो काम नहीं कर पाता है। इसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, थियोफाइलाइन यूज करते हैं, जिससे कि इसका जो होता है काम क्या होता है, बंद हो जाता है। एसिटाइलकोलाइन सेम वही काम करता है, तो इसके अगेंस्ट में हम लोग क्या करते हैं, मस्करेनिक एंटागोनिस्ट यूज करते हैं, जिससे कि हम लोग का बॉडी क्या करे, रिलैक्सेशन की तरफ बने। ये लगभग हम लोगों का एंटी एस्थमेटिक जितना भी ड्रग होता है, ये ऐसे काम करता है कि हम लोगों का किसी एक चीज़ को क्या करते हैं, वहीं पे बांध देते हैं कि वो चीज़ ना हो। उसके थ्रू ही हम लोग का, अगर वो चीज़ नहीं होगा तो हम लोग का क्या करेगा, जो बॉडी कर क्या करेगा, रिलैक्स होगा, जिसके थ्रू एयर फ्लो क्या होगा, काफ़ी अच्छे से होगा हमारे बॉडी में। एक और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम आगे बताएंगे, जैसे कि यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, एक मिनट देखिए, यहाँ पे अगर आप ठीक से समझिएगा कि जैसे ये हमारा का एलर्जीस हो गया, कोल्ड एयर हो गया, ठीक, SO2 हो गया, जैसे कि अगर ज़्यादा एक्सरसाइज करने से भी हम लोग को अस्थमा हो जाता है। कैसे ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो हम लोग को ज़्यादा O2 का नीड होगा, और O2 हम लोगों के पास ज़्यादा उतना है नहीं, तो अगर O2 का नीड है नहीं है तो हम लोग क्या ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा, जिसके चलते हम लोग का अस्थमा हो जाता है। एलर्जी के चलते भी अस्थमा होता है। तो ये कैसे काम करता है,
ये सारे हमारे बॉडी में आते हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग का ये एसिड बनता है, एसिड ये कन्वर्ट कर देता है, जो ल्यूकोट्राइन्स में आपका कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। ल्यूकोट्राइन्स में कन्वर्ट होने के बाद हमारा रिसेप्टर बनता है, जो कि रिसेप्टर हम लोग का डायरेक्ट क्या कॉजेज कर देता है, अस्थमा। अस्थमा हम लोगों का डायरेक्ट बना देता है। इसी में हम लोगों ने यहाँ पे कुछ ड्रग्स हैं जो यूज़ करते हैं, उसके अंदर ये आपका ड्रग्स आता है, ये हम लोग को जस्ट अभी आपको आगे पढ़ना है। तो चलिए इसके ऊपर से देखते हैं हम लोग कि पूरा क्या पढ़ना है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। अब ड्रग्स एक एक करके हम लोग पूरा पूरी ड्रग्स पढ़ लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे पहला ड्रग आपका क्या आता है, सिंपैथोमिमेटिक ड्रग, जैसे कि हम लोगों ने ऊपर के क्लासिफिकेशन में ही पढ़ा था, ठीक। तो सिंपैथोमिमेटिक जो ड्रग होता है वो कैसे हम लोग का एक्शन करता है, ये बीटा 2 रिसेप्टर क्या करता है, उसको स्टिमुलेट कर देता है। उसके बाद एएमपी जो होता है हम लोग का काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता जाता है, जैसे कि हम लोग का ब्रोंकियोलोसिस होता है वो क्या होता है, रिलैक्सेशन मोड में चला जाता है। हम लोग का जो एयर फ्लो का जो रास्ता है ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ा भी होने लगता है। इस तरह हम लोग का सिंपैथोमिमेटिक ड्रग काम करता है। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये पॉइंट्स आप लोग ठीक से समझिए। दे आर फर्स्ट लाइन ड्रग्स फॉर ब्रोंकियल अस्थमा। ये हम लोग का जो ड्रग होता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फर्स्ट लाइन ड्रग होता है। अगर कोई पेशेंट आता है ज़्यादा इमरजेंसी केस में तो उसको यही ड्रग दिया जाता है, ठीक, सिंपैथोमिमेटिक ड्रग दिया जाता है। अब इसके अंदर कौन कौन से ड्रग आते हैं, जैसे कि ऊपर के क्लासिफिकेशन में हमने ड्रग बताया था, उस ड्रग का नाम भी आप लोग याद कर सकते हैं, जैसे कि इफेड्रिन आता है, साल्ब्यूटामोल आता है, हाँ टर्ब्यूटल क्या होता है, टर्ब्यूटल लाइन आता है, ठीक, साल्मेट्रोल आता है। यहाँ पे देखिए अब दूसरा यहाँ पे पॉइंट है शॉर्ट एक्टिंग ड्रग। तो जो हम लोग का शॉर्ट एक्टिंग ड्रग में क्या आता है, साल्ब्यूटामोल और टर्ब्यूटालाइन आता है। ये शॉर्ट एक्टिंग मतलब कि आप लोग ऐसे बोल सकते हैं 2 to 4 आवर्स के लिए हम लोगों का अस्थमा को क्या करता है, ट्रीट कर सकता है, इसका शॉर्ट एक्टिंग होता है। अगर ज़्यादा इमरजेंसी में पेशेंट्स होता है तो उसको यही शॉर्ट एक्टिंग ड्रग दिया जाता है। अगर वो नॉर्मल है, लगभग उसको अस्थमा का कोई शिकायत है, मतलब कभी कभार आता है, तो उसको हम लोग लॉन्ग एक्टिंग ड्रग देते हैं, ठीक। अगर थोड़ा उतना ज़्यादा इमरजेंसी नहीं है, थोड़ा बहुत है उसको, तो हम लोग लॉन्ग एक्टिंग का ड्रग देंगे। लॉन्ग एक्टिंग ड्रग में कौन कौन सा आता है, साल्मेट्रोल आता है और फॉर्मेट्रोल आता है, ठीक। ये आप लोग को याद करना पड़ेगा कि शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग में कौन कौन सा ड्रग होता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है साल्ब्यूटामोल एंड टर्ब्यूटालाइल आर करेंटली द मोस्ट पॉपुलर ड्रग। ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर ड्रग होता है, क्योंकि जैसे कि हम लोगों ने बताया ये हम लोग का जो स्प्रे नहीं होता है, जो आपने देखा होगा बहुत सारे मूवीज़ में, वो स्प्रे करके खुद को जो उनका ब्रोंक्यूलस है वो काफ़ी ज़्यादा चौड़ा करते हैं, उनको सांस अंदर अच्छे से जाता है। वो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेशराइज्ड मीटर डोज इनहेलर। उस जो मशीन होता है, जो उसका इंस्ट्रूमेंट होता है, उसका ये नाम है, ठीक। मोस्टली उस इंस्ट्रूमेंट में इसी ड्रग का यूज़ किया जाता है, साल्ब्यूटामोल और टर्ब्यूटालाइल का, ठीक। तो ये तो कहानी हुआ हम लोग का सिंपैथोमिमेटिक ड्रग का। तो इतना तो आप लोगों को याद करना पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा, ठीक। तो दूसरे नंबर पे हम लोगों का ड्रग चलता है, तो दूसरे नंबर पे हम लोगों का ड्रग है मिथाइल जैंथेनिस, ठीक, मिथाइल जैंथाइनिस, ठीक। ये इसका एम हम लोग का क्या होता है, रिलीज ऑफ कैल्शियम। ये जो हम लोग का ड्रग होता है, जैसे हम लोग बॉडी में जाएगा, कैल्शियम्स के क्या करेगा, रिलीज को बढ़ा देगा। जब कैल्शियम का रिलीज हम लोग का बढ़ जाएगा तो इनहिबिशन ऑफ फॉस्फोडाइएस्ट्रेज, ठीक, ये फॉस्फोडाइएस्ट्रेज का क्या होता है, उसका भी प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जिसके चलते हम लोग का जो एड्रीनोसिन रिसेप्टर होता है वो क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है। हमने आपको जैसे कि ऊपर में बताया था, जो कि हमारा एड्रोसिन रिसेप्टर्स होता है, जैसे कि एक फिगर के अनुसार आप लोगों ने बताया था कि थियोफाइलिन, ठीक, थियोफाइलिन जो ड्रग होता है वो हम लोग क्या करता है, एड्रीनोसिन के अगेंस्ट काम करता है, जैसे कि एंटागोनिस्ट काम करता है उसके थ्रू। तो ये उसी रिसेप्टर को क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। तो जब थियोफाइलिन हमने बोला तो इसका मतलब थियोफाइलिन अगर उसका एंटागोनिस्ट का काम कर रहा होगा, इसका मतलब इसी क्लास का ड्रग होगा वो, ठीक। तो इसमें ड्रग्स क्या आता है, ड्रग्स आता है थियोफाइलिन, थियोब्रोमिन एंड कैफीन। जो ड्रग आता है ये मिथाइल जैंथिस का क्लास का होता है, और यही उसका एमओए होता है, इतना आपको याद करना पड़ेगा। इसका मेन यूज क्या होता है, ब्रोंकियल अस्थमा सीओपीडी में इसका यूज होता है। उसके बाद इन्फ्लेमेशन को क्या करते हैं, डिक्रीज करने में ये वर्क करता है। उसके बाद एपोनोसिया इन पैरम क्या प्रीमेच्योर इन्फेंट में इसका यूज होता है, ठीक। ज़्यादातर इसी में यूज होता है, इन्फ्लेमेशन में और अस्थमा में इसका ज़्यादातर यूज किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर के ड्रग पर। तीसरा नंबर हम लोगों का ड्रग है
हाँ, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, ये हम लोग लगभग पीछे भी पढ़े होंगे। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग कैसे काम करता है, इसमें आप लोगों का एट्रोपिन आता है। एट्रोपिन ड्रग कॉजेज ब्रोंकियोडाइलेशन बाय ब्लॉकिंग द M3 रिसेप्टर। जो हम लोग का M3 रिसेप्टर होता है हम लोगों का बॉडी में, उसको क्या करता है, ब्लॉक कर देता है। देन ये अपना काम करता है। ठीक, इसमें दो ड्रग आप लोगों का पढ़ना है। एक आता है आइप्रोट्रोपियम ब्रोमाइड, ठीक, ये शॉर्ट एक्टिंग होता है, यहाँ पे लिखा है 4 to 6 आवर के लिए वर्क करेगा। एक आता है टाइयोट्रोपियम ब्रोमाइड, जो कि लॉन्ग एक्टिंग होता है, जो कि 24 आवर्स के लिए वर्क करेगा। ये हम लोग का एंटीकोलिनर्जिक क्लास का ड्रग होता है, ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ये लगभग इंपॉर्टेंट होता है और पूछा भी जाता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव्स में ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग का आता है ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट। अब ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट में हम लोग को क्या पढ़ना होता है, उस टाइम पे आप लोगों ने पढ़ा था कि जो हम लोग का ल्यूकोट्राइन्स होता है, ल्यूकोट्राइन्स हम लोग का क्या करता है, हमारा जो ब्रोंकियोलस है उसके कॉन्स्ट्रक्शन को बढ़ाने लगता है, म्यूकस को इंक्रीज कर देता है, जिससे कि हम लोग का जो एयर फ्लो का रास्ता है काफ़ी ज़्यादा बंद होने लगता है, एयर फ्लो ठीक से नहीं होता है। तो इसके अगेंस्ट में हम लोग क्या करते हैं, ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट यूज करते हैं। तो ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट में कौन कौन सा ड्रग आता है, तो यहाँ पे दिया हुआ जो मेन ड्रग होते हैं, एक आता है मोंटेल्यूकास्ट, एक आता है जाफिल्यूकास्ट। ठीक, ये लगभग 2 मेन टाइप्स का ड्रग्स होता है जो कि इसमें यूज़ किया जाता है। बेसिकली यूज एंड ये एक थेरेपी होता है, इसी थेरेपी में इसको बेसिकली यूज़ किया जाता है। ठीक, अब आता है जाइलोटिन्स, इट इज़ 5 लॉक्स इनिबिटर ब्लॉक्स। जो हम लोग का जाइलेटिन ड्रग है ना, ये बेसिकली वहाँ पे यूज होता है, जैसे कि हमने आपको बताया था कि ये हमारे बॉडी में जाएगा और वहाँ पे जाके एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करेगा, उसके बाद रिसेप्टर बनाएगा। अगर वो रिसेप्टर ही ना बने तो ठीक, ये उसी टाइम जाके वर्क करता है। जस्ट अभी इसके नीचे हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो चलिए जस्ट उसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, जो कि अभी मैंने आपको इसके पीछे भी बताया था। ठीक, जैसे कि जो 5 लॉक्स इनिवेटर्स होता है वो कहाँ पे वर्क करता है, जैसे कि ये एलर्जीज हो गया, जो कोल्ड एयर हो गया वो हमारे बॉडी में इंटर करा गया, नोज के थ्रू इंटर करा गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू इंटर कर गया हमारे बॉडी में। ठीक, तो ये हम लोग का एसिड फॉर्मेशन करेगा, एसिड फॉर्मेशन कर लिया, चलो मान लिया। उसके बाद जो ये ल्यूकोट्राइन्स के साथ वो ये जो वर्क करेगा अपना रिएक्शन शो करेगा ना, अगर हम इसको बीच में ही रोक दें तो किस चीज़ से बीच में रोकेंगे, तो 5 लॉक्स इनिवेटर्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इसको रोक देते हैं। इसका रिएक्शन जो होता है बीच में ही रोक देते हैं, जिसके थ्रू हम लोग का रिएक्शन भी नहीं होता है। तो हम लोग का जो अस्थमा होता है वो ठीक भी हो जाता है और अस्थमा होने का चांस भी ख़त्म हो जाता है। तो इसमें कौन सा ड्रग हम लोग यूज़ करते हैं, जो तो इसमें जाइलेटोन नाम का ड्रग्स जो होता है इसमें हम लोग बेसिकली यूज करते हैं। चलिए, तो देखिए इसके बाद यहाँ पे भी एक ड्रग है। अब मान लीजिए हम लोग रिसेप्टर बनने से भी रोकते हैं हमारे बॉडी में, जो हम लोग का एंटीजन एंटीबॉडीज़ का जो हम लोग का रिसेप्टर बन रहा है, जैसे मास्ट सेल हो गया, उसके रिसेप्टर जो बनता है उसी के थ्रू ना हम लोग का क्या अस्थमा कॉजेज होता है। तो अगर वो रिसेप्टर भी ना बने तो रिसेप्टर नहीं बने, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एल्टी एंटागोनिस्ट। एल्टी एंटागोनिस्ट में हम लोग का ये 3 ड्रग दिया गया है, मेंटियोलास्ट, प्रानल्यूकास्ट और जाफिल्यूकास्ट। ठीक, ये ड्रग्स इसमें यूज़ किए जाते हैं, जो कि हम लोग का ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट अभी मैंने बताया उसमें भी यूज़ किया जाता है। ठीक, ल्यूकोट्राइन को रोकने के लिए ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट का यूज़ किया जाता है। ठीक, इसके लिए ये आप लोगों का 3 ड्रग जस्ट यहाँ पे देखिए। देखिए यहाँ पे हमने बताया कि ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट में ये ड्रग हम लोग का क्या करती है, यूज किया जाता है ल्यूकोट्राइन को क्या करना है, रोकने के लिए, जिससे कि हमारे बॉडी को रिलैक्स मिले और जो हमारा ब्रोंक्यूलस है ये काफ़ी चौड़ा हो, जिससे कि हम लोग का एयर फ्लो काफ़ी आसानी से हो। ओके, चलिए, और 2 टाइप होगा, इनमें भी 3 टाइप है। ओके, 5वां नंबर हम लोग का टाइप बोल रहा है कि मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स। इसमें जो ड्रग होता है वो आता है सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, ठीक है, कीटो टिफोन। ये हम लोग का बेसिकली काम कैसे करता है, इनहिबिट रेगुलेशन ऑफ मास्ट सेल इन्फ्लेमेशन सेल। जो हम लोग का मास्ट सेल होता है उसको रोक देता है, उसके ग्रेनुलेशन को। ठीक, उसके बाद इनहिबिट इन्फ्लामेटरी सेल, जो हम लोग का जो सेल्स इन्फ्लामेशन कॉजेज करते हैं हमारे बॉडी में, जिससे कि अस्थमा होने का चांसेस बढ़ जाता है, उनको इनहिबिट कर देता है। स्टिमुलेशन ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल्स, मतलब ज़्यादातर चांस में ये ड्रग उसी टाइम काम करता है जब हम लोग का इन्फ्लामेशन को क्या करना है, ख़त्म करना रहता है। तो उस टाइम कौन सा ड्रग्स हम लोग यूज़ करते हैं, मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स का ड्रग यूज़ करते हैं, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। तो यहाँ पे शायद हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड पढ़ते हैं। ठीक, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ज़्यादातर एजमिया में यूज़ किया जाता है, अस्थमा में यूज़ किया जाता है, इन्फ्लामेशन में यूज़ किया जाता है। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कैसे काम करता है, इसका एमओए भी देख लीजिए। क्या करता है, इन्फ्लामेटरी साइटोकाइनेस को क्या होता है, इनहिबिट कर देता है उसके प्रोडक्शन को। देन इसिनोफिलिक में क्या करता है, इफेक्ट करता है और उसको भी इनहिबिट कर देता है। इसमें जो ड्रग्स यूज होते हैं वो आपका होता है जैसे कि बेक्लोमेथासोन्स हो गया, यहाँ पे क्या लिखा है, विडोसोनाइड्स हो गया, फ्लूटिकोसोन हो गया। ठीक,
इसके ऊपर वाले जो क्लास में हम लोगों ने बताया था क्लासिफिकेशन में, उसमें हम लोगों ने लगभग 3 या 4 से 5 ड्रग हम लोगों ने उसमें देखे थे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में जो यूज होते हैं, वो आप लोगों ने देख लीजिएगा। जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हो गया, ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स में आ जाता है ऐसे। अब यहाँ पे जो हम लोगों का होता है एंटी आईजी एंटीबॉडी, इसे हम लोग रोक दे के अगर हम लोग का एंटीबॉडी ही ना बने, उसमें हम लोगों का यूज़ किया जाता है क्या, ओमालिजुमैब। इट इज़ ह्यूमनाइज्ड, मतलब ये हम लोगों का ह्यूमन मेड है, ठीक, जिसको हम लोगों ने बनाया जाता है एंटीबॉडी के अगेंस्ट बनाया जाता है कि उन लोगों का रिएक्शन भी ना हो या फिर एंटीबॉडी भी जनरेट ना हो। इसके लिए इस ड्रग का हम लोग को यूज़ किया जाता है। जब दे दिया जाता है तो ये लगभग ये शॉर्ट मतलब क्या करते हैं, उससे उसी टाइम काम करने वाला ये ड्रग नहीं है। ये लगभग उस टाइम देता है जब पेशेंट्स नॉर्मल होता है और पता होता है कि उसे क्या होता है, अस्थमा है। तो बेसिकली हम लोग उसी टाइम इसको यूज़ करते हैं। तो हम लोग का ये चैप्टर ख़त्म हो गया, अभी ये टॉपिक ख़त्म हो गया कि हम लोगों का अस्थमा में कौन कौन सा ड्रग्स यूज होता है। ओके, और अस्थमा क्या होता है इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया अस्थमा। और अस्थमा क्यों होता है, अगर हम लोग ज़्यादातर किसी पॉल्यूटेड एरिया में चले जाएँ या फिर इन्फ्लामेशंस के थ्रू, एलर्जी के थ्रू हम लोगों का क्या करता है, वो कॉजेज होता है, ठीक। अगर और कुछ आपको पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।